Hello everyone, this is Priyanshi Sharma here. I am currently second year NEET dropper. तो मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट करी है सो डेट इसी बहाने मेरी एनसीईआरटी की रिवीजन भी हो जाए और शायद आप लोगों को भी कुछ फ़ायदा हो। जो बेसिकली इसमें हमें बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन दिया गया है। ये कह रहे हैं कि मतलब पहले के टाइम में क्या होता था कि जैसे कि कोई भी चीज़ है उसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती थी। मतलब जैसे मान लो हमें कुछ अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए, जैसे मान लो कोई काऊ दूध दे रही है, उसका काऊ मिल्क इतना एफिशिएंट नहीं है। तो फिर बायोटेक्नोलॉजी जैसे जैसे आया 20th सेंचुरी में, तो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाए गए। अब जो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब ही क्या है? बायोटेक्नोलॉजी टू टू कनेक्ट द बायोलॉजी विद टेक्नोलॉजी। तो मतलब बायो को जो हम टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल, जैसे आईवीएफ हो गया, ठीक है, रोजी काऊ पढ़ी हमने, माइस पढ़ा, पोलियो वैक्सीन हो गए, कोरोना वैक्सीन जो करंटली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम क्या करें, इसको हम बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं ना, बायो में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। तो बेसिकली ये बता रहे हैं कि जो 20th सेंचुरी में क्या हुआ था कि अचानक से बूम आ गया था कि बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। और करंटली इट्स वेरी लाइक बून टू अस कि हम हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी है, बट उसके कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी होनी चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए। अगर बायोटेक्नोलॉजी की भी अति हो जाएगी तो डेफिनेटली इट विल गोना क्रिएट सो मेनी प्रॉब्लम्स इन डे टू डे लाइफ। इस पैराग्राफ में हमको बताया हर्बर्ट बोयर जो था वो उनकी हिस्ट्री के बारे में बताया गया कि वो 1936 में जन्म लिया था, फिर पेंसिल्वेनिया में जन्मे थे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जो मेन लाइन है वो ये कह रही है कि उन्होंने एंजाइम्स के ऊपर वर्क किया था, जिनके पास क्या कैपेबिलिटी थी, उनके पास कैपेबिलिटी थी डीएनए स्ट्रैंड को एक पर्टिकुलर फैशन में काटना। ठीक है, कैसे वो ऐसे काटते थे कि जो डीएनए फ्रेगमेंट्स थी वो स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करती थी, और वो किसके द्वारा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑफ द ई कोलाई बैक्टीरियम। किसके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम थे? ई कोलाई के। तो जो बैक्टीरिया को किस फैशन में काटती थी? स्टिकी एंड्स में काटती थी। फिर हम आगे जाके पढ़ेंगे वो स्टिकी एंड्स जो है वो डीएनए लाइगेज की मदद से ज्वाइन किए जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इन्होंने बताया कि स्टेनले कोहेन बीन स्टडिंग स्मॉल रिंगलेट्स ऑफ डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड्स। फिर जो प्लाज्मिड्स होते हैं वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो होता है प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में, जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। किसी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी बैक्टीरियल सेल से, या फिर वो खुला रहता है, उसको अपने आप रेप्लिकेट करता है वो। ठीक है, और वो डबल स्टैंडर्ड होता है, ये बात ध्यान रखो, और सर्कुलर होता है। ठीक है, तो यही हमारा एक बेसिस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बना था आगे जाके, जिससे कि डीएनए स्प्लाइसिंग हुई, क्लोनिंग वेक्टर आए, इन सबको इंक्लूड करके इंसर्ट किया गया है होस्ट ऑर्गेनिज्म में। फिर जाके बायोटेक्नोलॉजी का ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके बेस स्टार्ट हुआ। इस पैराग्राफ में बताया गया जो बायोटेक्नोलॉजी होती है वो कैसे क्या होती है, वो यूजिंग ऑफ लाइव ऑर्गेनिज्म। वो क्या करते हैं, हम उसको लाइव ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेन टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट यूजफुल टू ह्यूमंस। मतलब कि हम बायो यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स को प्रोड्यूस करते हैं जो क्या करते हैं, ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो क्या होता है ह्यूमन वेलफेयर के लिए हो, मतलब कि हमारे लिए और भी अच्छा हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो रोजी काऊ थी, ठीक है, उसके जो मिल्क में क्या होता था, 2.5 ग्राम प्रोटीन पाया जाता था, एज कम्पेयर टू नॉर्मल जो मदर लैक्टेशन के ड्यूरिंग निकालते, तो बेबीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो जैसे रोज़ी हो गई, फिर पावरफुल पुल्स भी बनाए गए थे, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। टोमेटो में आया था, बीटी कॉटन हो गया, ये सब क्या बायोटेक्नोलॉजी के एग्जांपल्स है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो इन दिस सेंस मेकिंग ऑफ कर्ड, ब्रेड, वाइन विच आर ऑल माइक्रोमेट्रिक प्रोसेस कुड बी थॉट एज अ फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जिस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कर्ड्स, चीज़ एट्सेट्रा एट्सेट्रा बनाते रहते हैं, तो हम उसको कह सकते हैं वो क्या है, ये सब क्या है, और वो है बायोटेक्नोलॉजी का विस्तार से बढ़ाने का तरीका। बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी का मतलब समझ में आ गया, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी हो गए, ठीक है, और जीन डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन हो गया, डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करना हो गया, ये सारे किसके पार्ट है? ऑल आर पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये सारे किसके हिस्से हैं? बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली डेफिनेशन, ये आई भी थी कि एएफबी के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है बायोटेक्नोलॉजी की वो क्या है। तो ये इट इज़ as given a definition of biotechnology that that encompasses a traditional and modern molecular biotechnology. This definition is given by as follows. तो इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो बायोटेक्नोलॉजी है वो ट्रेडिशनल व्यू है एंड मॉडर्न मोलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी है। ट्रेडिशनल और मॉडर्न, जो पिछला मतलब जो हमारे पास्ट है उसको लेके, और मॉडर्न को
एक साथ लेके जो निकल कर आता है उसको बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, यानी कि नेचुरल साइंस को, ऑर्गेनिजम्स को, सेल्स, पार्ट्स देयर ऑफ एंड मोलिकुलर एनालॉगस फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। मतलब कि नेचुरल साइंस को इंटीग्रेट करना किससे, सेल्स से, उनके पार्ट्स से और उनके मोलिकुलर एनालॉग से, मतलब जिसके वो सिमिलर दिखते हैं मोलिकुलर लेवल पे, जिसके एनालॉग्स होते हैं उसको हम बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे बायोटेक्नोलॉजी। तो प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में सबसे पहले अमंग मैनी द टू कोर ऑफ दैट एनेबल्ड द बर्थ ऑफ, पहला था जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा था, ये आई थिंक थोड़ी इनकरेक्ट है बुक, सॉरी। अब मैं इसकी बेसिकली समरी दे देती हूँ क्या कह रहा है। जो प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है उसमें सबसे पहला प्रिंसिपल आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा आता है बायोप्रोसेसेस इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है कि हमें क्या होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसका मतलब ही बायोलॉजी में सिंपल सा होता है कि आपको टर्म्स को देख के मतलब ढूंढना होता है। जेनेटिक यानी कि जीन्स, जो भी ह्यूमन मतलब जो भी आपके अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जितना भी उसका जीन मटेरियल दैट इज जीनोम, सो उसमें अल्टर कर देना, उसके फिनोटिपिक रेशियो को चेंज कर देना। Thus change the phenotypic ratio by altering the DNA और RNA depending on the organism, उसको हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि आपको ऐसी कंडीशन मेंटेन करनी है कि सिर्फ डिजायर्ड डीएनए ही जाए, यानी कि कंटेमिनेशन फ्री एनवायरनमेंट हो। ठीक है, जैसे हम स्टडी करते हैं तो स्टडी करते वक्त भी हमें अपनी डिस्ट्रैक्शन एंड ऑल उन सबसे दूर रहना चाहिए। सिमिलरली जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग परफॉर्म करेंगे यानी जीन को अल्टर करेंगे, कोई अनडिजायरेबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या कोई भी अनडिजायरेबल जीन एटसेट्रा उसके अंदर नहीं जाना चाहिए। यही दो प्रिंसिपल से, मान लो किसी के इंसुलिन है, इंसुलिन हमें इंट्रोड्यूस किया गया उनसे पिग्स वगैरह से लेके, तो वो हमें एलर्जी वगैरह कोज करा, तो एलर्जी वाला क्या हो गया, हमारा अनडिजायरेबल जीन हो गया, हमारे जीन्स को सूट नहीं करा। ठीक है, तो ये क्या, ये मतलब बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग का वो नहीं हुआ, मतलब ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का हिस्सा नहीं हुआ। तो हमें ऐसा करना है कि बायोप्रोसेस और जेनेटिक इंजीनियरिंग दोनों हो। ठीक है, तो इसमें हम अब चलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। ओवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो क्या करता है, वो वेरिएशन लाता है। वेरिएशन हमने इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ा है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो वेरिएशन परमिट नहीं करता, वो क्या करता है, जो भी क्लोन होता है क्लोनिंग पे बेसिस पे होता है, यानी कि वो इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करता है, उसको वैसे ही रहना पड़ता है। ठीक है, प्रिजर्व द जेनेटिक वाइल द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परमिट्स वेरिएशन। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस इन प्लांट्स, जैसे कि बता रहे हैं कि ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन जो होती थी, जैसे कि एनिमल ब्रीडिंग हो गई, वो कट करके लगाने देते कि इसका पौधा काट के उसमें लगा देना, वही से जो हम इस 7th-8th में पढ़ते थे वही से वही। तो टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग वाइल इंक्लूड क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट। देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर। अर्थात कहने का क्या है कि सबसे पहले से कि माइंडसेट होना चाहिए, उस माइंडसेट के लिए वैसा काम होना चाहिए, और माइंडसेट का काम होने के बाद उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। सिमिलरली इसमें क्या है, बट इसमें हमें फल की चिंता करनी पड़ेगी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब होता है जब हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक वेक्टर के साथ जोड़ देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मतलब डीएनए को दोबारा कंबाइन कर दिया, रिकम्बाइन, दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जीन क्लोनिंग यानी कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है उसकी मल्टीपल कॉपीज बननी चाहिए। ठीक है, मतलब क्लोन करना चाहिए, मतलब फंक्शनल भी होना चाहिए ना, तभी तो फायदा है, और उसके हर सेल में जाएगा तभी वो वर्क करेगा। जीन ट्रांसफर, अब जो जीन ट्रांसफर होगा वो इस तरह से होना चाहिए जो होस्ट सेल में भेजा जाए। तो जैसे कि मान लो मुझे पढ़ने के लिए शक्तियाँ चाहिए, मैंने किसी से लिया और वो जीन मेरे अंदर आ गया, तो वो फंक्शनल भी तो होना चाहिए, वो मेरे हर बॉडी के पार्ट्स में जाना भी चाहिए, और वो फंक्शनल होके जो मेरी नेक्स्ट जनरेशन हो उसमें भी वो ट्रांसफ़र होना चाहिए, तभी वो जीन को हम कहेंगे कि हाँ दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओके, तो डू यू नो लाइक द फेट ऑफ पीस ऑफ डीएनए विच इज समहाउ ट्रांसमिटेड टू एन एलियन ऑर्गेनिज्म। अभी कह रहे हैं कि आपको पता है कि अगर कोई पीस ऑफ डीएनए विच इज समहाउ कैसे भी करना कैसे करके उसे इंजेक्ट कर दिया किसी भी
स्पीशीज में, तो एलियन डीएनए कहलाएगा। तो मोस्ट लाइकली दिस पीस ऑफ डीएनए विल नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ प्रोजेनी सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये ऐसे ही नहीं करता मल्टीप्लाई, इसको पहले क्रोमोसोम लेवल पे जाकर क्या होना पड़ेगा, उसके साथ उसका पार्ट बनना पड़ेगा डीएनए सीक्वेंस का, जिसको बोलते हैं ओआरआई। ओआरआई क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से कि रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया तो उसको कहाँ पर जाके अटैक करना पड़ेगा, क्रोमोसोम्स में जाके अटैक करना पड़ेगा, कहाँ पर, जहाँ पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, तभी वो कंबाइन कर पाएगा, which is responsible for initiating replication, ठीक है। therefore for the multiplication of any alien piece of DNA in an organ it need to be the part of chromosome। मतलब किसी भी डीएनए को अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अगर अपने आप को फंक्शनल बनाना है तो उसको क्या करना होगा, उसको अपने आप को क्रोमोसोम के साथ लिंक करना होगा, सो दैट इट कैन रेप्लिकेट, तभी तो वो फंक्शन कर पाएगा ना भाई। Thus, an alien DNA is linked with the original friend so that the alien piece of DNA can replicate and multiply itself in the host organism। इसी रीजन की वजह से जो भी एलियन डीएनए या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस किया गया बॉडी में, वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ जाए, उसके साथ रेप्लिकेट करे और होस्ट सेल में मल्टीप्लाई हो जाए। दिस कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज क्लोनिंग। वही मैंने क्लोनिंग का मतलब बताया था कि मल्टीप्लाई करना, और मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट ऑफ डीएनए। अभी हमारे को इस वाले पैराग्राफ में लेट अस नाउ फोकस, सबसे पहला कंस्ट्रक्शन कैसे होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, उसके बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि वो थे दो साइंटिस्ट थे, फर्स्ट डीएनए वाज इमोर्जली जीन एनकोडिंग, वो मतलब कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन लिया गया था विद नेटिव प्लाज्मिड ऑफ सेलोमेनिया टाइफ्यूरियम। हर्बर्ट और कोहेन ने किया था डायग्राम कह रही हूँ सॉरी, एक्सपेरिमेंट। तो प्लाज्मिड जो थी वो एक नेटिव प्लाज्मिड थी, उसमें सेलोमेनिया टाइफ्यूरियम लिया गया था, जिसमें कि हमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स से निकाला गया था, ठीक है। तो उन्होंने 1972 में क्या किया, आइसोलेट किया था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स को, मतलब वही कटिंग वगैरह से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं, उसको मोलिकुलर सीजर बोलते हैं, और जिससे हम ज्वाइन करते हैं उसे मोलिकुलर ग्रुप होता है, दैट इज डीएनए लाइगेज, ठीक है। तो उसको स्पेसिफिक लोकेशन से कट किया गया था, किसके द्वारा, मोलिकुलर सीजर, दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। द कट डीएनए वाज देन लिंक्ड विद द प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड यहाँ पर क्या काम कर रहा है, वेक्टर, यानी कि जो कटेड डीएनए है अब उसको ले जाने के लिए भी तो कोई बंदा चाहिए ना, तो बंदा कौन है, वो बंदा है प्लाज्मिड, ठीक है। दिस प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज वेक्टर, इनको हम वेक्टर बोलते हैं कि कैरी कर रही है उसको डीएनए में। अब वो किस में ट्रांसफर करेगी, पीस टू अटैच इट, मतलब कि कैसे जाएगा, जब वेक्टर डीएनए में प्लाज्मिड को कट किया जाएगा, डीएनए को कट किया जाएगा और फिर दोनों को कंबाइन कर दिया जाएगा लाइगेज से, ठीक है। अब उसके बाद क्या कहते हैं, जैसे कि इसमें एग्जांपल दे रहे कि जैसे मलेरिया पैरासाइट कैसे आता है ह्यूमन बॉडी में, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो होती है ना, वो लाती है, वैसे ही हमें कोई एंजाइम ना इंट्रोड्यूस कराना है तो कौन लाएगा, वेक्टर लाएगा। तो अब इसको क्या कहते हैं, इस प्लाज्मिड को वेक्टर किया गया, वेक्टर की तरह इस्तेमाल किया गया और इसको ज्वाइन कर दिया गया विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज, डीएनए मॉलिक्यूल जॉइंस देयर एंड, उन दोनों के जॉइंट्स कर दिए थे एंड को। अब उसके बाद दिस इज, अब इसको हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किस में इंट्रोड्यूस किया गया, होस्ट सेल, यहाँ पे क्या था, एस्चेरिचिया कोलाई था, ठीक है। बैक्टीरियम क्लोजली रिलेटेड टू सैल्मोनेला, इसी वजह से इसमें इसको घुसा देते हैं एस्चेरिचिया कोलाई में, किसको, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। द एबिलिटी, अब इसको इट कुड रेप्लिकेट यूजिंग द न्यू होस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम मेक मल्टीपल कॉपीज। अब वो वहाँ अंदर जाके डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज करेगा और क्या करेगा, अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाएगा, ठीक है। अब देखो यू कैन, तो हम ये तीन बेसिक चीजें आ गई जो ये क्वेश्चन भी आता है कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सबसे पहले हमने इसमें जितना हमने भी पढ़ा इसके अकॉर्डिंग बायोटेक्नोलॉजी के तीन बेसिक स्टेप्स है। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन। सबसे पहले हमें एक ऐसा चीज चाहिए जो जिसमें चीज का हमें जीन इंट्रोड्यूस करना है किसी भी बॉडी में, वो जीन हमें पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा किसमें, डीएनए ऑफ द होस्ट में। मतलब डीएनए ऑफ द होस्ट यानी कि जिसमें हमें लगता है, जैसे मान लो किसी को
पैसों की ज़रूरत है, तो उससे पहले बंदा ढूँढना पड़ेगा कि भाई मुझे पैसे कौन देगा, फिर वो पैसे सही जगह तक पहुँचाया भी जाए। अब फिर ये भी देखा जाए कि वो बंदा उसके पैसे वापस भी लौटा दे। सिमिलरली यहाँ पर भी होता है कि पहले डीएनए को देखा जाएगा कि वो डीएनए डिज़ायरेबल है या नहीं है, फिर उस डिज़ायरेबल डीएनए को इंट्रोड्यूस किया जाएगा होस्ट सेल में, फिर होस्ट सेल के बाद क्या होगा, उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा किसमें, उसके प्रोजेनी में, मतलब कि जा रहा है या नहीं जा रहा, होस्ट सेल में तो चला गया, वहाँ उसको फंक्शन कर रहा है, बट ये भी तो होना चाहिए कि नेक्स्ट जनरेशन में भी जाए, वरना बार बार थोड़ी हम रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट बनाते जाएंगे, ऐसे तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। गॉट इट। तो दिस इज़ फॉर टुडे। ओके बाय।